आज के इस प्रशिक्षण में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं श्रीमती अमृता आसोलकर और मेरे साथ हैं डॉक्टर मनीषा जैन। आज का प्रशिक्षण प्रस्तुत करने वाले हैं। जैसा कि अभी जैन मैडम बता रही थी कि अगर हम शिक्षक बन के अपनी कक्षा में जाएंगे तो हमें बालक बालिका भी बहुत प्यारे भी लगते हैं और वो बालक बालिका जैसे लगते हैं। अगर हम कर्मचारी बनकर जाएंगे तो शायद वो हमारे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं हो पाएंगे ना। इसलिए हमें अपने शिक्षक होने की भूमिका उन विद्यार्थियों के साथ निभानी होगी। मैं आज के इस रेमेडियल प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पहले जैसा कि आपको शायद सूचित किया गया था कि हमें अपने कक्षाओं के 9वीं और 10वीं कक्षाओं के डी और ई ग्रेड के छात्रों की संख्या लिखकर रखनी है और साथ में अपने कॉपी पेन लेकर भी बैठना है। तो मेरे ख्याल से आप इन सारी जानकारियों के साथ और इन सारे वस्तुओं के साथ में अभी प्रशिक्षण के लिए बैठे होंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले अपने विद्यालय के जो डी और ई ग्रेड के छात्र हैं उनकी संख्या अपने चैट बॉक्स में जरा स्कूल के नाम के साथ में शेयर करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा, ताकि उसके बाद हम आगे की चर्चा कर पाएं। जी मैडम, हमारे पास अभी हमारी जो लिस्ट है पार्टिसिपेंट्स की, हम उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ से बात करते हैं। जैसे हमारे पास हायर सेकेंडरी स्कूल दरबई 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 से सुखपाल जी हैं। हेलो, हाई स्कूल दरबई से सुखपाल जी हैं। कृपया आप बताएं कि आपके स्कूल में डी और ई ग्रेड के 9th क्लास के और 10th क्लास के बच्चे कौन हैं, कितने हैं, उनकी संख्या आपको बतानी है। हम नोट कर रहे हैं यहाँ से, या तो आप बोल नहीं पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। और इसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल चांगोबा, सरिता कामड़े जो हैं, उनसे भी हमारी अपेक्षा है कि वे अपना रेमेडियल की संख्या चैट बॉक्स में लिखें। श्री राम सिंह ठाकुर सिहोरा मड़का से हैं। बॉयज चांदा मेटा शाहीन खान मैडम। चलिए, जिनका नाम ले रहे हैं आप थोड़ी सी अपना जो अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, ताकि हम आपसे कुछ चर्चा भी कर पाए। पहले हम चर्चा करेंगे, इसके बाद हम अपने रेमेडियल की टीचिंग पे आएंगे कि जो हमारे पास मटेरियल है ट्रेनिंग का उसके विषय में हम बाद में बताएंगे। पहले हम जानना चाहेंगे कि आप अपनी कक्षाओं में, आप अपने विद्यालय में। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? क्या आवाज आ रही है? 10 के डी में 10 सरिता कामड़े। अच्छा, कामड़े मैडम ने हमें जवाब दिया है। हम उनको उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बताया है 10वीं में डी के 10 बच्चे हैं। काराघाट कामठी से हम पूछना चाहते हैं कि आप बताइए आपके डी और ई ग्रेड में कितने बच्चे हैं, 9वीं और 10वीं दोनों का बताएंगे। अनम्यूट नहीं हो रहा है तो आप कृपया चैट बॉक्स में लिखकर भेज दें। संजय मटके जी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी आमला और हायर सेकेंडरी स्कूल भैंसादंड, यहाँ से भी जो जुड़े हैं वे अपनी संख्या लिखकर भेजें, ताकि हमें ये तो ज्ञात हो जाए कि हमारे जिले में हिंदी में कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं कि वो डी और ई ग्रेड में है, ताकि हम अपना लक्ष्य तो निर्धारित कर पाए कि कितने बच्चों के लिए हम यह प्रशिक्षण कर रहे हैं और कितने बच्चों के लिए हमें लक्ष्य निर्धारित करना है, ताकि हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% रहे। हिंदी में तो कम से कम रहना ही चाहिए।
और जैसा कि कहा जाता है कि मातृभाषा है, तो हमें तो ये प्रयास होना ही चाहिए कि बच्चे 100% आए। आपने जवाब दिया है 15 खेड़ी से। सरिता कामड़े मैडम ने 9th में 25 बच्चे हैं इनके ई ग्रेड में। शाहीन खान मैडम ने बताया है कि 10th 9th में 10 डी ग्रेड के और 12 ई ग्रेड के हैं। तो देखिए 12 संख्या काफी बड़ी है। हमें एक एक बच्चे को नगीने की तरह तराशना पड़ेगा और उन्हें लाना पड़ेगा सी और बी ग्रेड में, और यदि ए में आ जाए तो फिर अति उत्तम है। पूनम इनवाती मैडम ने भी बताया है 9th में डी में 2 है और ई में 15 है, 10th में डी में 1 है और ई में 5 है। भाई ये 15 संख्या काफी बड़ी लग रही है मुझे। दर्ज संख्या के अकॉर्डिंग आप देखिए कि यदि ये संख्या 50% से ऊपर है तब तो बहुत ही बुरी बात है। हाँ, हमें इन बच्चों को मांझना तो पड़ेगा। तो हमारा फिर से वही आग्रह है कि कक्षा में हम जाएं तो हम शिक्षक बनकर जाएं, कर्मचारी ना माने अपने आप को। जब हम शिक्षक मानते हैं तो हमें दायित्व आ जाता है, हमारे हृदय में ये भावना घर कर जाती है कि जो सामने बैठा बच्चा है उसे हमें अपने अगले 20 साल के भारत के लिए निर्माण करना है। और यदि हम ऐसा कर पाए तो वास्तव में हम राष्ट्र निर्माता कहलाएंगे। देखिए यहाँ पे ठाकुर सर हैं, श्रीराम ठाकुर सर। इन्होंने स्कूल का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने बताया है कि 9वीं में डी ग्रेड में 29 है और ई ग्रेड में 13, काफी बड़ी संख्या है। और 10वीं में डी ग्रेड में 15 है और ई ग्रेड में 19 है। आप सभी तक हमारी बात पहुंच रही है और आप हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। यही जज्बा यदि हम अपनी कक्षा में भी दिखाएंगे तो ये जो संख्या है, हम अगली 6 माही में इस संख्या को कम से कम आधा तो कर ही सकते हैं मेरे ख्याल से। क्यों? हाँ मैडम, आप भी बताइए कि जैसे आपके भी सामने जब बच्चे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी क्या कमी है, हम ढूंढें, निकालें, उसको पता करें कि उसे क्या नहीं आ रहा है कि वो परीक्षा में नहीं लिख पाया है। और फिर जब हम ये देख लेते हैं कि उसको ये नहीं आ रहा है तो हम उसी चीज पर फिर फोकस करते हैं। जी बिल्कुल। और फोकस करने के बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि वह कमी दूर हो जाए, और फिर जब दोबारा वही प्रश्न उसको दिया जाए तो वो उस प्रश्न को पूरी तरह से हल कर पाए। जी मैडम, उसकी जो भी कमियां हैं उस कमियों के बारे में बच्चों को बताया जाता है और उनको समझाया जाता है, ताकि बच्चा दूसरी बार ये गलती ना करे। हालांकि वो बच्चा है, वो फिर से गलती करेगा, हम उसे फिर से सुधारेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है बच्चे की गलतियों को दूर करना। अब एक बच्चा जल्दी सीख जाता है, एक बच्चा देर से सीखता है, तो जो देर से सीखता है वही बच्चा हमारे डी और ई ग्रेड में आता है। तो जो बच्चा देर से सीखता है उस पर हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो मैडम मेरे स्कूल में तो ऐसा ही होता है कि हम डी और ई ग्रेड के बच्चों को पहले से ही कोशिश कर लेते हैं। जब वो 9th में एडमिशन लेने आते हैं, उनकी फर्स्ट जो पहला ही मासिक मूल्यांकन होता है उसमें ही लगभग बच्चा पकड़ में आ जाता है कि वो किस ग्रेड का होगा। उस पर हम जोर देना शुरू कर देते हैं। क्या आप सभी को हमारी आवाज आ रही है? और अब हम आपके सामने अपना पीपीटी शेयर करने जा रहे हैं। एक बार बताइएगा, क्या ये पीपीटी आपको दिखाई दे रही है क्या? आपका अगर माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है तो आप हमें चैट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, ये है निदानात्मक शिक्षण हेतु प्रशिक्षण। यहाँ राज्य स्तरीय लिखा है, लेकिन ये आपको जिला स्तरीय प्रशिक्षण दे रहे हैं। निदानात्मक कक्षाओं के बारे में आपको पता है कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, किसको करना है और कैसे करना है। किसको मतलब किसके लिए करना है। तो हमें मालूम है कि हमें निदानात्मक कक्षा के लिए क्या करना है। तो जो बच्चे हैं, सबसे पहले तो हमें डी और ई ग्रेड के बच्चे छांटने हैं। अब क्यों छांटने हैं? क्योंकि वो बच्चे उस विषय में कमजोर हैं। तो उस विषय के उनको अच्छा ज्ञान हो जाए, उस विषय के बारे में उन्हें पता लग जाए कि क्या गलती है जिससे कि वो पास
हो सकते हैं। डी ग्रेड का बच्चा सी ग्रेड में या ई ग्रेड का बच्चा कम से कम डी ग्रेड में तो आ ही सकता है। ये कब करना है? ये हमें अभी करना है, हमारी त्रैमासिक परीक्षा संपन्न होने के बाद। अब संपन्न हमारी त्रैमासिक परीक्षा तो हो गई है। अब छमाही परीक्षा तक हमको इतनी कोशिश करनी है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में आते आते जो बच्चा ई ग्रेड में है वो कम से कम डी ग्रेड में हो, और जो बच्चा डी ग्रेड में है वो कम से कम सी ग्रेड में पहुंचे। अगर अर्धवार्षिक परीक्षा तक ही ये प्रगति हो गई तो वार्षिक परीक्षा में और भी प्रगति हो जाएगी, और इसका परिणाम ये होगा कि हमारा जो हिंदी का रिजल्ट है वार्षिक परीक्षा में, चाहे 9वीं हो, चाहे 10वीं हो, चाहे 11वीं हो या 12वीं हो, रिजल्ट 100% ही होगा। अब ये किसके लिए करना है? तो स्वाभाविक सी बात है, हमें ये काम बच्चों के लिए करना है, उनकी पढ़ाई के लिए करना है, उनके ज्ञान के स्तर को बढ़ाने के लिए करना है। कैसे करना है? कैसे करना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि हमें किस किस तरह से अपने जो कालखंड हैं उसको डिवाइड करना है, उनको बांटना है। तो अब इस निदानात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या है? ये वही चीजें हैं जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से हम लोग हर वर्ष ही इस मामले पर चर्चा करते हैं कि निदानात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। उनके बच्चों की, विद्यार्थियों की अधिगम की कठिनाइयों को दूर करना, उनकी दक्षता विकसित करना, उनकी भाषा संबंधी दोषों से परिचित कराना, क्योंकि वो भाषा है, हिंदी है। अगर वो हिंदी ही नहीं जान पाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो दूसरे किसी विषय में भी आगे बढ़ पाएगा या उसको वहां पर पूछे गए प्रश्नों का अर्थ समझ में आएगा। इसलिए हमें उसके भाषा संबंधी दोषों को दूर करना है। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों और समस्या को भी दूर करना है। विद्यार्थियों के संवेगात्मक समस्याओं का समाधान करके उनको असमायोजन से बचाना, यानी वो दूसरों के साथ कैसा तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, इस बात को हमको देखना है, उनकी समस्या को सुलझाना है। अगर बच्चे दूसरे बच्चों के साथ भी पढ़ना लिखना सीख जाएं तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है और अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, ताकि विद्यार्थियों की शक्ति और क्षमता के अनुसार हम उनकी शैक्षिक प्रगति कर सकें। तो हमें भी बच्चों के स्तर तक आकर, हम डी और ई ग्रेड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके स्तर तक आकर हमें उन्हें सिखाना होगा। बार बार हमें उन्हें ये नहीं कहना कि अरे तुमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों मैडम? हम बच्चों से कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब बात कर रहे होते हैं, हमसे कोई चीज बार बार पूछते हैं, तो शायद हमें भी थोड़ी खीज होती है और कई बार हम भी बोल देते हैं अरे तुम तो बिल्कुल गधे हो, तुमको तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये बिल्कुल। कहाँ तक उचित है? ऐसा लगता ज़रूर है, लेकिन हम ये सोचें कि यदि इस बच्चे के जगह पर यदि मेरा स्वयं का बच्चा बैठा हो और मुझसे वो बार-बार पूछ रहा है कोई बात, तो मुझे क्या करना चाहिए? यदि एक माँ का हृदय लेकर हम अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो हम बच्चे की हर समस्या को हल करने का कोशिश कर सकते हैं। और यदि वो हमें को खीज आती है, तो भी हमें थोड़ा तो ऐसा प्रयास करना ही चाहिए कि बच्चे के यदि उसका मानसिक स्तर थोड़ा-सा कमज़ोर है, वो अन्य बच्चों से थोड़ा कमज़ोर जा रहा है, वो एक चीज़ को 10वीं बार भी पूछ रहा है, तो हमें उसके मानसिक स्तर पर उतर कर अपने को यह साबित करना है कि हम एक शिक्षक हैं और हम उसकी सारी समस्याओं का निदान करने के लिए इस दुनिया में हमको ही नियुक्त किया गया है। जी मैडम, बहुत अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि हम आए हैं और हम शिक्षक बने हैं, मतलब हमारा उद्देश्य शायद जीवन का हमारे ईश्वर ने हमारे लिए यही तय किया होगा, तो हम अपने उद्देश्य की पूर्ति अवश्य करें। तो हमारी इस पूरी प्रयास की जो परिणति होगी वो क्या होगी कि हमारा विद्यार्थी अगली कक्षा में जाने की तैयारी करे, यानी उसको उसी कक्षा में रुकना नहीं है और उसको उस विषय और विषय की विषय वस्तु से उसका ज्ञान प्राप्त हो सके। तो निदानात्मक शिक्षण हमें करना किसके लिए है? ये सिर्फ 9वीं और 10वीं पर हम विशेष ध्यान देते जरूर हैं, लेकिन निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता हमारे 9वीं से 12वीं तक की सभी कक्षाओं के लिए आवश्यक है। मैडम 9वीं 10वीं तो मेरे को बात समझ में आई, लेकिन ये 11वीं 12वीं को क्यों आवश्यकता पड़ेगी? क्योंकि हर कक्षा में तो बच्चे ऐसे होते ही हैं कि जो डी और ई ग्रेड में आ जाते हैं और डी और ई ग्रेड में आने का मतलब है कि उन बच्चों को हमें और भी सहेजने की आवश्यकता है। जी मैडम। मैडम एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, हम सब तो महिलाएं हैं, हमारे साथ जी जी। पुरुष शिक्षक भी जुड़े हुए हैं।
लेकिन इस बात को वो भी देखते हैं अपने घर में कि एक बार जब मैं अपना गेहूँ का आटा हम लोग जब रोटी के लिए सानते हैं, जी, जी। तो जब मैंने पहली बार साना तो उसमें ना पानी ज़्यादा हो गया था। तो जी, फिर जब दूसरी बार मुझे मौका मिला कि मुझे फिर से करना है यही काम, क्योंकि करना तो है ही, जी, जी, तो बिल्कुल। फिर मैंने कोशिश की कि अब मैं पानी थोड़ा धीरे-धीरे करके डालती हूँ, ताकि वो पानी ज़्यादा ना हो जाए उसमें, जी, आटा गीला ना हो जाए। फिर नेक्स्ट उसमें ये हुआ कि भाई वो आटा ज़्यादा कड़क हो गया। जी, जी। फिर तीसरी बार जब मैंने उसको यही कार्य करा तो फिर मैंने उसमें और कोशिश करी कि अब मैं उतना ही पानी इसमें डालूँगी जितना ये आटा है और जितनी मुझे इसकी आवश्यकता जी, है। जी। बस यही एक सिस्टम होता है निदानात्मक शिक्षण का भी। जी, जी। और यदि हम इस तरह का कार्य जब अपने घर में 24 घंटे में अनेक बार कर सकते हैं, तो हम अपनी कक्षा में क्यों नहीं कर सकते? मेरे ख्याल जी। से तो कर सकते हैं। जी, आपका जी। क्या विचार है? जी, बिल्कुल, इससे तो मुझे ये बात समझ में आई है मैडम कि अगर हम बच्चों को जितना आवश्यक है और उस बच्चों के दिमाग के अंदर जितना समा सकता है, हम केवल उतना ही ज्ञान उनको एक समय में दें। अधिक देने का प्रयास करेंगे, तो बच्चा शायद उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा और कम होगा तो उसकी जो रुचि है, वो भी शायद वहाँ से भटक जाए। ना? तो हमें क्या करना है? शिक्षकों से हमारी ये अपेक्षा है कि हमें बच्चों से बार-बार अभ्यास करवाना है। विद्यार्थियों को विद्यालय और उनके घर में अभ्यास हेतु पर्याप्त समय भी देना है। मतलब इतना ही उनको गृह कार्य दिया जाए कि वो उसका उपयोग कर पाएँ और पूरा गृह कार्य कर पाएँ। ऐसा ना हो कि उन्हें लगे कि अरे ये तो बहुत सारा हो गया, अब मैं कैसे कर पाऊँगा? ठीक है? और रोज़ हमें प्रतिदिन निदानात्मक शिक्षण संबंधी विषय की अलग-अलग कक्षा कार्य और गृह कार्य करवाना है, अलग-अलग उसके कालखंड भी होंगे और सबसे विशेष काम है, हम गृह कार्य तो दे देते हैं, कक्षा कार्य भी दे देते हैं, लेकिन अगले दिन शायद उसको कहीं उसकी जाँच करने में हम कम रह जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो, इसलिए हमें उस गृह कार्य की जाँच और साथ में उसका त्रुटि सुधार भी करना है। आसुलकर मैडम, जी, मैडम। आप बोल तो रही हैं, बहुत अच्छा आदर्श बात है ये वाली जी, जी। कि उसका गृह कार्य भी जाँचना है, त्रुटि जी, सुधार। लेकिन मेरे पास ना समय नहीं होता है। मैं निदानात्मक शिक्षण में इतनी जुटी रहती हूँ जी, कि मैं गृह कार्य तो जाँच ही नहीं पाती हूँ। फिर जी। बच्चों की संख्या भी तो कितनी सारी रहती है ना। जी, जी। हाँ, तो फिर अपन कैसे करेंगे इसको बताइए ना? मैडम इसके लिए ना एक तरीका मैं हमेशा कर लेती हूँ क्योंकि आप सही कह रही हैं हमारे पास अपने विद्यालय से संबंधित बहुत सारे काम हैं तो एक एक बच्चे के गृह कार्य और उसकी त्रुटि सुधारना शायद हमारे लिए संभव नहीं है मैं कई बार ऐसा करती हूँ कि अपने दिए गए गृह कार्य का जो भी हिस्सा है उसको अपने बोर्ड पर लिखती हूँ बोर्ड पर लिखने के बाद उसमें जो जो गलतियां हैं कौन कौन सी चीजों पर बच्चा गलत कर सकता है इसका अनुमान तो हम सभी वैसे भी लगा सकते हैं तो कहाँ कहाँ उसने गलत किया होगा इस पर हम अनुमान लगाए और हर बच्चे को दूसरे बच्चे का गृह कार्य चेक करने का काम भी सौंप सकते हैं बच्चे अगर आपस में एक दूसरे की गलती निकालना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं वैसे भी वो क्यों मैडम हम जी, भी एक बिल्कुल। दूसरे की गलती बहुत बिल्कुल, ज्यादा निकालते बिल्कुल, हैं बिल्कुल, तो सही बात बच्चे है। तो इसमें बहुत माहिर होते हैं क्योंकि वो छोटी छोटी सी बात पे हमारे पास शिकायत लेकर भी चले आते हैं तो जब उनको दूसरों की कॉपियां दी जाए एक दूसरे की कॉपी जब वो चेक करते हैं तो उसने मेरे इसमें इतनी गलतियां निकाली थी इसलिए मैं भी उसके इसमें गलतियां निकालूंगा ये उनके दिमाग में उनकी मानसिकता है ये तो स्वाभाविक सी बात है कि कम से कम त्रुटियां सामने आती हैं फिर हम बच्चों से कहाँ कहाँ त्रुटि हुई इस बारे में पूछें और उनका सुधार भी कर सकते हैं बिल्कुल सही कह रही हैं आप और मैंने अभी एक और ट्रिक लगाई थी। जी प्रयोग करके देखा था अपनी कक्षा में कि मैंने गृह कार्य तो दिया जी और इतना दिया कि वहाँ अपना जो दशहरे के उत्सव के साथ उनका एंजॉय भी कर सके और जी गृह कार्य भी कर ले तो उतना ही दिया जितना वो कर पाएगा और फिर मैंने एक ट्रिक और लगाई उसमें कि मैंने लड़कियों को तो कहा कि तुम इसमें कोई भी एक मेहंदी की एक नई डिजाइन इसके कॉर्नर में बना लेना हम्म, और बच्चों से कहा कि यदि तुमको कार्टून बनाना आता है तो तुम इस पे बनाओ एक कोने में जो कि 2 बाई 2 सीएम का रहे या उससे ज्यादा बड़ा नहीं जी चाहिए जी तो बच्चों ने वो अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए हुनर दिखाने के लिए गृह कार्य किया और साथ में ये काम भी किया और फिर जब मैंने क्लास में आकर पूछा कि किसने कार्टून बनाया किसने मेहंदी बनाई है जी तो जी सब बच्चों ने अपनी कॉपी ऊपर करके मुझे दिखा दी जी और उससे मैंने ये अनुमान तो लगा ही लिया कि उसने गृह कार्य तो किया है अब जो त्रुटियां हैं उसके लिए तो आपका जो ट्रिक है ये तो बहुत ही बढ़िया है परफेक्ट है
कि हम सदनवार बच्चों की कॉपियों को एक दूसरे सदन में बांट दें और उनकी प्रतियोगिता करवाने की कौन किसकी सबसे ज्यादा गलतियां ढूंढ कर निकाल सकता अरे है। वाह मैडम, इससे तो हमारा सीसीएलई का जो कार्यक्रम है वो भी हो गया, क्योंकि हमने सदन वालों उनको प्रतियोगिता करवाई ना। तो इसी के साथ में हमको साप्ताहिक टेस्ट भी लेना है और उनका रिकॉर्ड संधारण भी करना है, और टेस्ट के आधार पर हमको ये जानकारी निकालना है कि बच्चा क्या सीख पाया और क्या कमी रह गई उसकी। ठीक है, उसकी अभ्यास पुस्तिका देखी जाएगी, निरीक्षण होंगे, तो निरीक्षणकर्ताओं के माध्यम से उनकी अभ्यास पुस्तिका जो निदानात्मक शिक्षण के लिए है उसके उसको देखा जाएगा, ताकि उसका अवलोकन किया जा सके और आपने उस बच्चे पर कितनी मेहनत की है ये भी उसी से दिखाई अभी देगा। राज्य शासन को मैं बहुत ज्यादा बधाई देना चाहती हूँ जी और मैं चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्य इस बार किया है हम जी जी शिक्षकों के लिए। जी यही बात सोची होगी उन्होंने कि कितना काम का भार बढ़ जाता है, जी। तो उन्होंने इस बार बच्चों के लिए अभ्यास पुस्तिका दे दी है निदानात्मक की। अच्छा, मतलब ये अभ्यास पुस्तिका बच्चों को खरीदनी नहीं है, ये उनको विद्यालय से मिलेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल विद्यालय से मिलेगी। जैसे रेमेडियल का मॉड्यूल आ रहा है वैसे ही अभ्यास पुस्तिका भी आएगी, जिसमें हम पेंसिल से अभ्यास कराएंगे कम से कम 3 बार। क्यों और मैडम, पेंसिल से क्यों कराएंगे? पेंसिल से कराने में ये होगा ना मैडम कि यदि बच्चे ने गलती किया तो रबर से वो मिटा पाएगा, वो पुस्तक उसकी खराब नहीं होगी और जो क्वेश्चन है उसे बार बार लिखना नहीं पड़ेंगे। जैसे हम कॉपी में क्वेश्चन लिखवाते हैं फिर आंसर लिखवाते हैं, समय भी ज्यादा लगता है। तो अभी उन्होंने क्या किया है कि खालिस्तान जैसे जैसे हमारे ब्रिज कोर्स की अभ्यास पुस्तिका है जी जी। वैसी ही अभ्यास पुस्तिका उन्होंने रेमेडियल की भी दे दी है। अच्छा और अच्छा। इतनी सुंदर अभ्यास पुस्तिका है कि ऐसा लालच आ रहा है कि हम कब जल्दी ये काम अपनी कक्षा में शुरू करवा दें। बहुत ही सुंदर हाँ है। मैडम, पेंसिल से लिखने का मेरे ख्याल से एक फायदा ये भी होगा कि अगर बच्चे ने उत्तर सही भी लिखा है, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिस करनी है, उसकी अभ्यास करना है, तो वो उसी उत्तर को फिर से मिटाएगा और फिर से लिखेगा। हाँ अगर यही। ऐसा ही उसने 2-3 बार कर लिया तो मुझे लगता है कि उसकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अच्छा, एक फायदा और होता है ना मैडम कि देखता है कि वो मेरे से ये गलती हो गई है, मतलब उसके जी दिमाग जी में अपनी गलती तो बैठी जी जाएगी जी मैडम। और फिर वो अवलोकन करेगा उसका जी और फिर ये कोशिश करेगा कि मैं सही कैसे करूं। जी मतलब पेंसिल का बहुत फायदा है, जी। केवल हम रेखा गणित के लिए यूज ना करें उसको, इस तरह हम्म। भी हम यूज कर सकते हैं। जी 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 और एक बात यहाँ सूचनात्मक तो हम दे ही देते हैं कि जी अर्धवार्षिक का जो पाठ्यक्रम आएगा जी वो शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार ही आएगा। जी जी जी। अब हम आ जाते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा के बाद जो हमने श्रेणी का विभाजन किया है वो तो सभी जानते हैं, ए बी सी डी और ई ग्रेड। और इसमें भी ए के जो 2 है, भाग हैं और ई के 2 भाग हैं अपने पास। हाँ ये देखिए 75 से अधिक जो है वो ए ग्रेड, 60 से 74 बी ग्रेड, सी ग्रेड में 45 से 59, डी ग्रेड में 33 से 44 और ई ग्रेड में हम दो पार्ट कर देंगे कि 0 से 19 तक लाने वाले बच्चे ई वन में आएंगे और 20 से 32 तक जो अंक लाएंगे वो ई टू ग्रेड में आएंगे। अब हमारा जो लक्ष्य रहेगा वो ये जो 33 से 44 और 0 से 19 और 20 से 32। जी तो देखिए अब हम देखते हैं कि जैसे 9वीं और 10वीं का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हमें बच्चे को इतना तो सिखा देना है कि कम से कम वो 32 से ऊपर तो लाए। फिर उसके बाद हम कोशिश ये करेंगे कि वो 33 से 44 में ही ना अटका रहे, वो 45 से 59 की जो हमारी कैटेगरी है जी जी सी में आए। और अर्धवार्षिक के बाद हम उसी बच्चे को कोशिश करेंगे कि वो 60 से 74 या 75 तक अपनी गाड़ी पहुंचा सके। जी 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 ये हमारा निदानात्मक शिक्षण का प्रयास और ये लक्ष्य भी होगा और ये मानकर चलिए कि ये हमारे लिए कठोर अनुशासन भी है। जी। हम ये पूरी कोशिश करें, ऐसा ना हो कि हम ई ग्रेड के बच्चे को ऐसा पढ़ाएं कि वो बिल्कुल बी ग्रेड में पहुंचने की तैयारी में पहुंच जाए, क्योंकि यह संभव नहीं होगा। अगर हम इस तरह का शिक्षण करेंगे तो ये शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण नहीं कहलाएगा। ठीक है, उपचार कैसा है, धीरे धीरे होना चाहिए। कोई बड़ी बीमारी भी अगर हमको होती है तो उसका इलाज उस बीमारी के अनुरूप होता है,
ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को जो मन आया वो दवाइयाँ वो उसे दे दे। वैसे ही हमारे बच्चे की जो इस वक़्त की योग्यता है वो ई ग्रेड की है, तो हम उसे किसी भी बीमारी का या किसी भी ग्रेड की पढ़ाई नहीं करा सकते। ई ग्रेड के बच्चे के लिए हम इतनी पढ़ाई कराएँ कि वो डी ग्रेड तक पहुँचे। उसे एक-एक सीढ़ी हमें ऊपर चढ़ाना है, सीधे ऊपर छत तक नहीं पहुँचाना है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बच्चे को सिखाना है, सिखाने के लिए सिखाने के बाद उसका रिव्यू लेना है, यानी उसने कहाँ गलतियाँ की हैं, उसको देखना है, उसने क्या सीखा ये देखना है। फिर उसका एक टेस्ट लेना है और टेस्ट के बाद फिर जो कमियाँ रह गईं, उन कमियों पर हमें फिर से उसका उपचार करना होगा। ये तो हम खेल-खेल में कर सकते हैं क्या? जी, कैसे? बिल्कुल बहुत सारी अपन क्या देंगे कि गतिविधियाँ करा सकते हैं। लेकिन उन गतिविधियों को कराने के लिए हमें पहले बच्चों को व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी रहेगा। जी, तो व्यवस्थित करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि ग्रेड के अनुसार हम सेक्शन बना सकते हैं। जी, जी, ऐसी शालाएँ जहाँ पर बहुत अधिक सेक्शन हैं, वहाँ डी और ई ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए पृथक सेक्शन बनाया जा सकता है। जी, और उन विद्यार्थियों को जब उनको पता ही रहता है कि इस सेक्शन में पूरे ई ग्रेड के बच्चे हैं जी, या पूरे डी और ई ग्रेड के बच्चे जी, हैं, तो जी, हम उसके अनुसार शिक्षण करते हैं। हुँ, और जहाँ ऐसी शालाएँ हैं जहाँ डी और ई ग्रेड के विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर हम ये निर्णय भी ले सकते हैं कि हम अपनी कक्षा में ही ए और बी और सी वाले बच्चों को अलग लाइन में बिठा दें जी, जी, और डी और ई ग्रेड वालों को अलग लाइन में बिठा जी, दें। जी, यदि हम सेक्शन नहीं बना सकते तो हम ये वाला प्रयास भी कर सकते हैं। और जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ जी, लिखने के लिए देते हैं, तो जी, हमारा फ़ोकस जो होना चाहिए वो डी हुँ, और ई ग्रेड के बच्चों के लिए ज़्यादा होना चाहिए। जी, तो जी, जी, इस तरह से हम समय सारणी भी बना सकते हैं, सेक्शन बनाकर। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है आसुलकर मैडम जी, कि जो हमारे 5 विषय हैं जिनमें रेमेडियल का भी प्रावधान रखा गया है। जी, हालाँकि जो 6वाँ विषय अपना संस्कृत छूटता है, उसके लिए भी निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता तो पड़ती ही जी, है। बिल्कुल पड़ती है। लेकिन जो 5 विषय हैं, हुँ। इनमें शासन की ओर से ये कहा गया है कि हमें 80-80 मिनट के कालखंड इसमें रखने हैं। अच्छा, जैसे हमने ब्रिज कोर्स के लिए लगाए थे मैडम, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही? वैसा ही, वही समय सारणी यहाँ भी चल सकती है। जी, जी, ब्रिज कोर्स के भी मेरे ख़्याल से अपने 5 ही विषय रहे हैं हाँ। और अभी भी ऐसा ही है कि हम निदानात्मक कक्षाओं के लिए भी 5 विषय चला रहे हैं। जी, अनेक शालाओं का समय जैसे 10:30 बजे है जी, और बच्चे कोई पड़ोस में तो रहते नहीं हैं, जी, जी। 7-8 किलोमीटर की दूरी से आते हैं हुँ, और हुँ। यदि हम 9:30 से कक्षा लगाते हैं, तो फिर बच्चा कोई पहुँच ही नहीं पाएगा वहाँ। जी, तो हम ये कर सकते हैं कि हम हर कालखंड का समय बढ़ा दें और उस समय में ही उसका हम निदानात्मक शिक्षण का वहाँ पर समय सारणी के अनुसार शिक्षण करवाएँ। जी, जी, तो जी। इस तरह से हम कर सकते हैं और हम इसको चक्राकार भी कर सकते हैं। जी। चक्राकार में इस तरह हुआ कि पहले दिन हमने 3 सब्जेक्ट निदानात्मक के लगाए और अगले दिन फिर हम दूसरे सब्जेक्ट लगा के फिर निदानात्मक कराएँ। तो जी, इस तरह से भी हम बहुत तरह से समय सारणी भी बनाई जा सकती है, जी, यदि हम चाहें तो। जी। प्राचार्य महोदय हमारे बहुत अच्छे कुशल निर्देशक, मार्गदर्शक होते हैं और टीम वर्कर होते हैं। यदि उनका सहयोग मिल जाए, तो हर शाला में निदानात्मक शिक्षण की बहुत उचित व्यवस्था हो सकती है। जी, जी। समय सारणी तैयार करने का दायित्व वैसे भी हमारे प्रिंसिपल प्राचार्यों के पास ही होता है और स्वाभाविक है कि वो भी चाहते हैं कि अपने बच्चों का, अपने विद्यालय का जो स्तर है वो सुधार हो, तो वो अवश्य ही इस तरह की निदानात्मक कक्षाओं का आयोजन करेंगे, उनके लिए एक विशेष समय सारणी बनाएँगे। अब वो 5 विषय कौन-से हैं मैडम जो आप बता रही थी एक बार? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सूचनात्मक जानकारी ये है कि राज्य स्तर से इनके सभी मॉड्यूल जो है विमर्श पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपके पास फिजिकली नहीं पहुंच पाया है तो आप उस मॉड्यूल का प्रिंट निकाल कर शिक्षण आरंभ कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि विमर्श पर बहुत सारे वीडियो भी बहुत उपलब्ध हैं। जहाँ-जहाँ पर मैंने देखा भी कई स्कूलों में कुछ ऐसे स्क्रीन लगे हुए हैं, टच स्क्रीन, जहाँ पर हम बच्चों को वीडियो दिखा सकते हैं और उनसे वहाँ पर वर्क भी करा सकते हैं।
मेरा मन तो इतना डोल गया था मैडम वो स्क्रीन देखकर जी, जी। कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी शाला में काश ये स्क्रीन होती हुँ, तो मैं हुँ। बच्चों को कितना अच्छा कितना पढ़ा अच्छा। पाती और अच्छा पढ़ा पाती।